प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा की कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जुलाई माह के पाठ्यक्रमानुसार पिछली कक्षा में हमने काव्य गुणों पर विस्तार से चर्चा की। उससे पूर्व की क्लासों में हमने अलंकार, छंद आदि पर विस्तार से चर्चा की है। आज इस 7वीं ऑनलाइन कक्षा में आज हम काव्य रीतियों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। काव्य रीतियों का अध्ययन करने से पूर्व इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, रीति एक संप्रदाय है। प्रमुख भारतीय काव्य शास्त्र की जो प्रमुख 6 संप्रदाय हैं, उन 6 संप्रदायों में रीति एक संप्रदाय है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन कहलाते हैं और अमृतानंद योगी ने रीति को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा घोषित किया। उन्होंने लिखा है, रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। दूसरे बिंदु को देखिए, रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है क्योंकि ये रीतियाँ गुणों पर ही आधारित हैं, जिसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया है। माधुर्य, प्रसाद और ओज के पर ये तीनों रीतियाँ आधारित हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तीसरे बिंदु को देखिए, आचार्य वामन ने रीतियों के 3 भेद किए हैं। वामन जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, देखिए वैदर्भी रीति, इसमें सभी गुणों का समावेश होता है। ये रीति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं और माधुर्य गण पर यह आधारित हैं। गौड़ी रीति, इसमें ओज और कांति नामक गुणों का समावेश होता है, ये ओज गुण पर आधारित है। पांचाली रीति माधुर्य और सौकुमार्य गुणों पर आधारित होती है, इसमें प्रसाद गुण होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो पिछली कक्षा में जिन काव्य गुणों का अध्ययन किया है, प्राय वही के वही तीनों गुणों की परिभाषाएं और तीनों गुणों के जो उदाहरण हैं वो इस वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति में दे सकते हैं, क्योंकि ये तीनों रीतियाँ तीनों गुणों पर आधारित हैं। इसी तरह से यदि रीतियों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लेते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, तो इनकी परिभाषाएं और इनके उदाहरण आप गुणों में दे सकते हैं। यानी किसी एक विषय को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगले चौथे बिंदु को देखिए, आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया है। 5वां बिंदु देखिए, आचार्य राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है। 6ठे बिंदु को देखिए, आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है। यानी ये जो विशेष बिंदु बताने के लिए इसलिए मैं यहाँ पर विशेष चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने के बाद में जब बीएड करके और शिक्षक भर्ती के जब एग्जाम्स देंगे आप, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, स्कूल लेक्चर्स वगैरह, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर पहुँची जाती है कि रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया, वचन विन्यास के क्रम को रीति किसने कहा, संगठना नाम रीति को किसने दिया, या रीति के 3 प्रकार किसने किए, या रीति के प्रवर्तक कौन हैं, या सबसे बढ़कर के रीति के प्रकार किसने माने। इस तरह से छोटे छोटे बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। इसलिए यहाँ पर आपकी इस बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में मैं आपको आपकी जो मूल नींव हैं उनको थोड़ी मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो आपके पाठ्यक्रम में रीति के ऊपर केवल मात्र 5 अंकों का एक प्रश्न आएगा, जो इस तरह से होगा कि रीति को परिभाषित करते हुए रीति के प्रकारों को साधारण समझाइए। तो 3 रीतियां हैं, तीनों की 2-2, 3-3 लाइन में परिभाषाएं, एक एक उदाहरण देना ही पर्याप्त है और 5 में से 5 अंक लाए जा सकते हैं। तो आगे देखिए, 6ठा बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे, कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। सुकुमार मार्ग, वहाँ वैदर्भी रीति होगी, विचित्र मार्ग में गौड़ी रीति होगी और मध्यम मार्ग में पांचाली रीति होगी। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति के करके पुकारा है और इसके 3 भेद किए हैं। उपनागरिक का वृत्ति, जिसमें वैदर्भी रीति होती है। परुषायन, जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग हो वह वृत्ति, उसमें गौड़ी रीति होती है। और कोमला वृत्ति, जिसमें कोमल वर्णों का प्रयोग हो, वह पांचाली रीति होगी। 8वें बिंदु को देखिए, अग्नि पुराण में रीतियाँ 4 प्रकार की मानी गई है।
वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली और चौथी रीति लाठी यानी लाठिया। 9वें बिंदु की ओर दृष्टिपात कीजिए। आचार्य दंडी ने गुणों को रीति का आधारभूत तत्व मानते हुए 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है, जिसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। श्लेष, समता, सुकुमारता, उदारता, कांति, प्रसाद, माधुर्य, अर्थव्यक्ति, ओज और समाधि। इसी तरह से 10वें बिंदु की ओर आइए। आचार्य भामे एवं दंडी ने रीति के केवल 2 ही भेद माने, वैदर्भी और गौड़िया। 11वें बिंदु की ओर दृष्टिपात कीजिए। आचार्य रुद्रट ने रीति का लाटिया नामक चतुर्थ भेद किया है। ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में इस तरह का प्रश्न बनता है कि रीति का चौथा प्रकार लाटिया किसने दिया। तो वेदर्भी, कुछ ये रीतियां समासों पर भी निर्भर हैं। जैसे वेदर्भी रीति में पूर्णतः समास का अभाव होता है, पांचाली रीति में कम से कम अल्प समास, थोड़ी समासों का प्रयोग होता है, गौड़ी रीति दीर्घ समास युक्त होती है और लाटिया में मध्यम कोटि के समासों का प्रयोग होता है। 12वें बिंदु की ओर दृष्टिपात कीजिए। आचार्य भोज ने गुण समास के आधार पर रीति के 6 भेद किए हैं सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक में, और इस भेद की विस्तार से चर्चा है। लेकिन ये केवल एक विस्तार है, इसमें कोई इतनी वैज्ञानिकता नहीं है, जबकि प्रकार मात्र 3 ही हैं, वेदर्भी, गौड़ी और पांचाली। लाटिया चतुर्थ प्रकार कर दिया गया है, और आवंतिका और मागधी भी इन्होंने प्रकार माना। ये 6 प्रकार किए हैं। रीति के जो भेदक तत्व है जिस आधार पर इसका भेद निर्धारित किए जाते हैं, एक तो गुणों पर ही आधारित होती है, माधुर्य, प्रसाद और ओज। समास, कहीं समास रहित, अल्प समास, मध्यम कोटि के समास और दीर्घ समासों का प्रयोग। फिर कवि स्वभाव और वर्ण गुम्फन के आधार पर कठोर वर्ण, मधुर वर्ण आदि के आधार पर जो प्रयोग होते हैं, इसके आधार पर भी रीति की पहचान की जा सकती है। अब हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनता है उस मूल बिंदु पर आते हैं भूमिका के बाद में। काव्य की जो सर्वोत्तम शैली होती है उसे ही हम काव्य रीति कहते हैं। यानी काव्य रचना की एक विशेष प्रकार की प्रणाली या शैली को, ढंग को ही रीति के नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी परिभाषा, रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ है गति, गमन, मार्ग। यानी रीति यानी एक परंपरा, ढंग, शैली, इस आधार पे भी हम इसका अर्थ देख सकते हैं। किंतु काव्य में यह रूढ़ हो गया है पद्धति के लिए, तरीका, ढंग, प्रवृत्ति, शैली, पंथ, प्रणाली आदि अर्थों में ये रूढ़ है। काव्य शास्त्र में रीति शब्द का प्रयोग कवि के विशिष्ट रचना कर्म के लिए किया जाता है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक की चर्चा हम कर चुके हैं, आचार्य वामन हैं। उन्होंने परिभाषा दी कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को ही रीति कहा जाता है। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है विशेषो गुणात्मा, अर्थात विशेष गुणों से युक्त रचना ही रीति कहलाती है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम देखिए निष्कर्ष निकाल रहे हैं यहाँ पर। अर्थात जो गुणों से संपन्न हो, माधुर्य, प्रसाद और ओज, इन तीनों गुणों से संपन्न हो। गुणों की परिभाषा भी हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। आचार्य वामन इस प्रकार परिभाषा देते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले आत्मिक धर्म ही गुण कहलाते हैं। पिछली कक्षा में ये भी चर्चा की है कि काव्य के बाहरी सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व तो अलंकार होते हैं, और काव्य की आत्मा रस है, और सहायक रूप में आत्मिक धर्म होते हुए काव्य सौंदर्य की वृद्धि करने वाले आंतरिक दृष्टि से वो गुण होते हैं। इन गुणों से संपन्न पद योजना विशिष्ट प्रकार की होती है और यही रीति कहलाती है। और काव्य में अभी हमने पिछले पृष्ठ पे भी चर्चा की है कि इन गुणों से संपन्न काव्य शास्त्र में रीतियाँ 3 प्रकार की मानी गई है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। और कुछ आचार्यों ने लाटिया जो रीति है, आचार्य रुद्रट ने भी इसको स्वीकार किया है। लेकिन जब आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि काव्य रीतियों को साधारण स्पष्ट कीजिए, तो आपको 3 रीतियों को विस्तार से बताना और चौथी का केवल नाम लिख के विद्वान का बता देना कि इस विद्वान ने, रुद्रट नामक विद्वान ने लाटिया नामक रीति भी मानी, जबकि प्रवृत्ति सभी आचार्यों ने केवल आचार्य वामन के द्वारा सुझाए हुए 3 रीतियों यानी 3 प्रकारों को ही माना है। जैसे वेदर्भी रीति हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि वेदर्भी रीति में पूर्णतः समासों का अभाव होता है और ये माधुर्य गुण पर आधारित होती है, माधुर्य गुण संपन्न होती है। पांचाली रीति में अल्प समासों का प्रयोग होता है और ये प्रसाद गुण पर आधारित होती है। लाटिया रीति मध्यम कोटि के समासों से युक्त होती है, क्योंकि ये एक अतिरिक्त प्रकार हैं जिसमें प्राय गुण नहीं है। और गौड़िया दीर्घ समास युक्त हैं जिसमें ओज गुण संपन्न होती है। गुण 3 ही हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज, और तीनों गुणों पर आधारित ये 3 रीतियां हैं। दोनों में
दोनों एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना एक अधूरा है। अब आते हैं हम रीति के पहले प्रकार की ओर, वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति आचार्य दंडी ने इसे समग्र गुणों से संपन्न माना है, सर्वगुण संपन्न है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ये रीति मानी जाती है वैदर्भी रीति, क्योंकि इसमें संगीतमय तत्व होता है और ये माधुरी गुण पर आधारित होती है। इसमें मधुर मधुर कोमल कोमल वर्णों का इसमें प्रयोग होता है, ललित पदावली का इसमें प्रयोग किया जाता है, श्रृंगार रस, करुण रस तथा हास्य रस की अभिव्यक्ति में ये सहायक होती है। इसमें समासों का प्राय अभाव होता है। आचार्य वामन ने इसे वीणा के स्वर के समान मधुर लगने वाली बताया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें आप कि वीणा के स्वरों के समान मधुर लगने वाली रीति कौन सी है, वो वैदर्भी है। इस वैदर्भी रीति में टे वर्ग का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। टे वर्ग की चर्चा हम पिछले कक्षा में काव्य गुणों को पढ़ते हुए भी की थी कि ट, ठ, ड, ढ ये चार कठोर वर्ण हैं, टे वर्ग मूर्धन्य, इनका प्राय इस रीति में अभाव रहता है। अब हम जिस ये जो परिभाषा पढ़ी, इस परिभाषा का आधार पर जो 7 विशेषताएं इसकी उभरती है वो है कि एक तो माधुरी गुण का इसमें प्रयोग, दूसरा सुकुमार वर्णों का इसमें प्रयोग, समासों का पर्याय इसमें अभाव होता है, कोमलकांत पदावली का इसमें प्रयोग किया जाता है और हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यक्ति इसमें होती है वीणा के स्वर के समान, और श्रृंगार, करुण और हास्य रस की अभिव्यक्ति में ये सहायक हैं। और टे वर्ग ट, ठ, ड, ढ का वर्णों का पूर्णतः इसमें अभाव होता है। अब हम उदाहरणों की ओर चलते हैं। पहला उदाहरण देखिए, परीक्षा में केवल आपको परिभाषा देकर के एक उदाहरण लिखना पर्याप्त है, क्योंकि यह आता है प्रश्न की रीति को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों को लक्षण सहित समझाइए या सोदाहरण समझाइए। तो यहाँ आपके सामने विषय वस्तु काफ़ी दी गई है, उदाहरण पर्याप्त दिए गए हैं, लेकिन जो भी आपको सरल लगता है उनमें से कोई भी एक अच्छा याद करके आप परीक्षा में लिखें और आपके पूरे में से पूरे 5 में से 5 अंक आएंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। पहला उदाहरण देखिए, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर देखिए अनुस्वार वर्णों का प्रयोग है, के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है जो के का पंचम वर्ण हंग है। इसी तरह से किंकिनी, यहाँ पर ये हंग अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पर ये हंग यानी अनुनासिक वर्णों का अनुस्वार के रूप में ज़्यादा प्रयोग हो, और जो पंचम वर्ण है नासिक के वर्ण कह सकते हैं हम, हंग, अण, न, म, इन वर्णों का अधिकतम इसमें प्रयोग रहेगा। जैसे धुनी में न आ रहा है, सुनी में न आ रहा है, लखन में न आ रहा है और सन में न आ रहा है, गुनी में न आ रहा है। वही आचार्य तुलसी की रामचरितमानस से पंक्तियां हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। ये बिहारी जी की बिहारी सत्सई से लिया गया दोहा है। इसमें ट वर्ग का पूर्णतः अभाव है, अनुनासिक वर्ण इसमें आए हैं। दूसरी पंक्ति में देखिए, जा तन, तन में न, जाई में चंद्रबिंदु लगा हुआ है यहाँ पर, ये अनुनासिक वर्ण हो गया। और इस तरह से अनुनासिक वर्णों का प्रयोग और ट वर्ग का पूर्णतः अभाव, ये कोमलकांत पदावली है और यहाँ पर वैदर्भी रीति होगी जो माधुरी गुण पर आधारित है। तीसरा उदाहरण देखिए, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। यहाँ न का अधिकतम प्रयोग है, अनुनासिक वर्ण है, मीराबाई जी की पंक्तियाँ हैं ये। चौथा उदाहरण भी देखिए, ये भी मीरा जी की हैं। धान ने भावे नींद ने आवे, वीरे सतावे मोई, घायल सी घूमत फिरू मेरो दर्द न जाने कोई। यहाँ पर भी न अनुनासिक वर्णों का अधिकतम प्रयोग है और नींद में अनुस्वार लगा हुआ है, सतावें वे पे अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये भी कोमलकांत पदावली हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों में से जो भी आपको आसान और सरल उदाहरण लगता है वो एक उदाहरण दे करके आप पूरे में से पूरे अंक परीक्षा में ला सकते हैं। दूसरी रीति, दूसरा प्रकार रीति का पांचाली रीति। पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी के मध्य की रीति है। मध्य की कहने का तात्पर्य इसमें कुछ गुण वैदर्भी रीति के आते हैं, जैसे कोमल सुकुमार वर्णों का प्रयोग, और कुछ गौड़ी रीति के उदाहरण आते हैं, जैसे ट वर्ग का जो अभाव होता है वो इसमें अभाव नहीं, कहीं कहीं ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग भी इसमें कर दिया जाता है। हल्का फुल्का इसमें उत्साहपूर्ण वीर रस की शैली भी इसमें होती है, ओज गुण का थोड़ा सा हल्का प्रभाव इसमें रहता है, इसलिए कुछ आचार्यों ने इसे वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण माना है। इसमें पद योजना शिथिल होती है, प्रसाद गुण की तरह लघु समासों का प्रयोग होता है। इसका मूल गुण प्रसाद माना जाता है। इसकी पद योजना यथासंभव कोमलता लिए हुए होती है और इसका प्रयोग प्राय सभी रसों में होता है। गौड़ी में पूर्णतः ओज गुण होता है, जबकि इसमें ओज गुण अल्प मात्रा में होता है।
तो इसकी विशेषताएं ऊपर की ओर लिखी हुई है, देखिए, जहाँ शीर्षक है पांचाली रीति। माधुर्य व सुकुमार गुणों की प्रधानता, पंचम वर्णों व अनुस्वारों का इसमें प्रयोग वैदर्भी रीति की तरह, कोमल भावों की इसमें अभिव्यक्ति और मध्यम समासों का इसमें प्रयोग। अब हम आते हैं इसके उदाहरणों की तरफ। जैसे ये पहला उदाहरण आपके यहाँ दिया हुआ है, सौमित्रिय के धन नाद का रव अल्प भी न सहा गया। ये सौमित्रिय से बहुव्रीहि समास, तो अल्प समासों का इसमें प्रयोग है। निज शत्रु को देखे बिना उससे तनिक न सहा गया, या न भी अनुनासिक वर्ण भी आ रहा है, इनमें भी यानी नासिक वर्णों का प्रयोग है, तो वैदर्भी का हल्का सा असर। रघुवीर के आदेश से युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। यानी एक तरह से सौमित्र यानी लक्ष्मण, और ये एक तरह से युद्ध की पूर्ण से तैयारी है, युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध हो जाता तो यहाँ पर औजगुण माना जाता और गौड़ी रीति मानी जाती, इसलिए केवल तैयारी मात्र है, जोश जोश में ये लिखा हुआ है। और इसकी वाक्य रचना बहुत शिथिल है और पढ़ते ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है। अगला उदाहरण देखिए, ये भैरवी कविता का है, सोमनलाल द्विवेदी जी ने ये पंक्तियाँ रची है। जागो हिंदू मुगल मराठे, जागो मेरे भारतवासी। तो ये केवल एक नव जागरण का इसमें संदेश है। भारतवासी, भारत के वासी, यहाँ पर समास भी है, अधिकरण तत्पुरुष समास। जननी की जंजीरें बजती, जाग रे कड़ियों के छाले, यानी पिछली स्मृति कराते हुए इन्होंने कि जननी की, भारत माँ जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसके छाले, जाग रे कड़ियों के छाले, और वो भारत माता जो जकड़ी हुई है कड़ियों में, उसके छाले जो ये दिखा रहे हैं कि तुम अब जागो और भारत माँ को आज़ाद कराओ। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, भैरवी यानी जगाने का गीत, जागो मेरे सोने वाले। तो यहाँ पर भी एक तरह से वीर रस जैसी ओजस्वी शैली है, लेकिन यहाँ पर जो गुण होगा, क्योंकि टे वर्ग और अनुनासिक वर्ण भी इसमें कहीं कहीं नजर, जैसे मराठे में ठ आ रहा है, जननी न, तो एक कड़ियों में ड़, तो एक तरह से ये ठ ड़ और अनुनासिक वर्णों की अधिकता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रीति है वो पांचाली रीति रहेगी। अगला एक उदाहरण है, विजन वन वल्लरी पर मोती सोती थी सुहाग भरी सने स्वप्न मग्न, अमल कोमल तरुणी जोई की कली। ये निराला जी की पंक्तियाँ हैं, श्रृंगार रस हैं, बहुत आसान पंक्तियाँ, और इसमें भी तरुणी में अणा आ रहा है, इसलिए वेदर्भी रीति ने होकर के यहाँ पर भी पांचाली रीति होगी। एक उदाहरण और देखिए, फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुल्य परिभाषा। ये सुमित्रानंद पंत जी ने फूलों पर जो उसकी बूंदें और आँखों में अश्रु आते हुए भी आशा की किरणें, इस तरह से इस मिट्टी के जीवन की छोटी सी परिभाषा उन्होंने दी है। यहाँ पर भी मिट्टी ट और छोटी में ट आ रहे हैं, और अनुस्वार कोमलकांत पदावली भी है और ट वर्ग का प्रयोग भी है, इसलिए यहाँ पर भी पांचाली रीति है, और अर्ध सहज और सरल समझ में आ जाते हैं, और वाक्य रचना बहुत शिथिल है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार गौड़ी रीति। गौड़ी रीति में ओजपूर्ण वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें वर्णों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी जैसे के वर्ग है तो क ख ग घ, इनका सर्वाधिक प्रयोग होगा। संयुक्त रूप इनका बनेगा द्वितीय व्यंजन, यानी एक जैसे वर्णों की आवृत्ति, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होकर के संयुक्त व्यंजन बनना, जिसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। टे वर्ग ट ठ ड ढ का प्रयोग, श श आदि ऊष्म वर्णों का प्रयोग आदि, इसमें इनकी बहुलता रहती है। पद योजना दीर्घ समासों से युक्त रहती है, और बंध के आडंबरपूर्ण होने तथा परुष वर्णों के प्रयोग से ये रीति वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है। इसमें माधुर्य और शोकुमारी वर्णों का पूरी तरह से अभाव होता है। ऊपर इसकी कुछ विशेषताएं दे रखी है, आप देखिए। रौद्र, विभत्स, वीर, भयानक रसों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम होती है, इनको आप याद रखें। बिंदु लगा लगा के परीक्षाओं में आप लिखें बिंदुवार, तो अच्छा अंक आएंगे। ओज गुण की प्रधानता, अलंकार बाहुल्य, शब्दाडंबर, अलंकारों का अधिक प्रयोग होगा। शब्दाडंबर, शब्दों का आडंबर होगा। कठिन बंधन वर्णों का, कठोर वर्णों का प्रयोग, दीर्घ समासों की प्रधानता, द्वित और संयुक्त वर्णों का प्रयोग, वीर, भयानक, विभत्स, रौद्र रस में प्रयोग, ध्वन्यात्मकता और माधुर्य गुण का पूर्णतः अभाव इनमें पाया जाता है। तो इनमें से कुछ 5-7 विशेषताएं आप लिख देते तो अच्छे अंक आते हैं। हम उदाहरणों की ओर चलते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत
तुंग यानी ऊपर की चोटी से, पर्वत शिला शिखा से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती यानी माँ भारती पुकार रही है स्वच्छ दिल से, हृदय की पुकार है उसकी। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती यानी माँ भारती स्वतंत्रता के रूप में, चमक के रूप में वह पुकार रही है। दिनकर जी की ये पंक्तियाँ हैं कि मुझे आज़ाद कराओ, मुझे आज़ाद कराओ। अमर्त्य वीर पुत्रों, और भारतवासियों को भारत माँ के हिमाद्री तुंग संघ से आवाज़ आ रही है भारत माँ की कि तुम तो नहीं मरने वाले, अमर रहने वाले वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी प्रशस्त पुण्य पथ कहने का तात्पर्य बलिदान होने का ये पुण्य अवसर आया है और इसको गंवाओ मत, और भारत माँ जो जंजीरों में जकड़ी हुई है उस गुलामी से उसको आज़ाद कराओ। ये दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर ढ ण ढ आदि वर्णों की अधिकता है और संयुक्त व्यंजन भी यहाँ पर आए हैं, जैसे हिमाद्री में, तुंग में, श्रृंग में, प्रबुद्ध ध शुद्ध इसमें भी आए, स्वयं में आया, प्र में आया है, समुज्ज्वला में आया है, स्वतंत्रता में आया है, अमर्त्य में आया है, प्रतिज्ञ में आया है, पुण्य में आया है, प्रशस्त में आया है। तो कितने संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग है। राक्षस, अगला एक उदाहरण निराला जी के नीचे है, राक्षस विरुद्ध प्रत्यय क्रुद्ध कपि विषम हुह, यानी यहाँ पर राम रावण युद्ध चल रहा होता है और उसमें राजीव नयन यानी प्रभु राम, विचुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, जब वो अग्नि प्रज्वलित करने वाले बाण छोड़ रहे थे और वो लक्ष्य से भटक रहे थे, उस समय हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों की जो सेनाएं अत्यधिक क्रुद्ध हो रही थी राक्षसों के विरुद्ध। तो यहाँ पर रणभूमि का दृश्य होने के कारण यहाँ पर गौड़ी रीति। एक और उदाहरण देखिए नीचे, गुंजे जय ध्वनि से आसमान, सब मानव मानव है सम्मान, निज कौशल मति इच्छानुकूल, सब कर्म निरत हो भेद भूल, बंधुत्व भाव ही विश्व मूल, सब एक राष्ट्र के उपादान। सुमितानंदन पंत जी की ये पंक्तियाँ हैं राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित करती हुई। यहाँ पर भी जैसे कि पहली पंक्ति में ध्वनि, यहाँ आपके संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तीसरी पंक्ति में देखिए इच्छानुकूल, इच्छा में, और चौथी पंक्ति में कर्म, नीचे से दूसरी पंक्ति में बंधुत्व में दो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आ रहे हैं, विश्व में आ रहे हैं संयुक्त व्यंजन, राष्ट्र में आ रहे हैं। तो ये संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग। और अंतिम एक उदाहरण की ओर हम और बढ़ते हैं। हल्दी घाटी काव्य से लिया गया है, श्याम नारायण पांडेय जी इनके रचनाकार हैं। हल्दी घाटी की यहाँ पर विशेषता है रणभूमि की। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट, तंती थी लहू चाट चाट। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें रणभूमि में देखिए कितना विभत्स दृश्य हैं। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के झुंडों से, गज यानी हाथी, मदमस्त हाथी जो झुंड के रूप में आपस में भिड़ते थे, और क्षण भर में गिरते रुंडों से यानी एक तरह से किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी के मस्तक कट रहे हैं, किसी हाथियों का आपस में उनके दंत पंक्तियाँ टकरा रही है। घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से, यानी बहुत ही विभत्स दृश्य, भयानक दृश्य रणभूमि का उपस्थित हो गया है। तो यहाँ पर भी आपके गौड़ी रीति का प्रयोग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये काव्य रीतियों का जो हमारी ऑनलाइन कक्षा है काव्य रीतियों से संबंधित, ये यहीं समाप्त होती है। आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद।